हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। और आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हारे क्लास 9 मैथमेटिक्स टर्म 1 सिलेबस के अंदर आने वाले चैप्टर नंबर 6। नाम क्या है? नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। पहले बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस में जाएंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से, मतलब यही बेसिक रहने वाला है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। लाइंस के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइंस के अंदर क्या क्या आता है देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो लाइंस, तो लाइंस क्या होती है? हैच लेंथ बट नॉट विड्थ। तो लाइन एक ऐसा चीज है जिसके पास लेंथ तो है, बहुत है, पर विड्थ नहीं है, मतलब लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। जैसे ये जो मैं ऊंचाई है मेरी, ये लंबाई है, और मैं कितना चौड़ा हूं, जितना दिख रहा हूं कैमरा में, वैसे ही ये मतलब लाइन का चौड़ाई नहीं होता। सर आपने जो नापा है ये तो चौड़ाई होगा मार्कर में। तो मैं बता देता हूं कि हम लाइन बस मार्कर में नहीं बल्कि बहुत से छोटे निब वाले पेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तुम जब कॉपी में ड्रॉ करते हो बहुत पतले निब वाले में, उसमें लाइन का विड्थ नहीं होता रियल जिंदगी में। और एक बात जान लो कि ये लाइन जो, ये एरो दो तरफ क्यों देते हैं एक लाइन में? क्योंकि ये लाइन कांस्टेंट नहीं है। मतलब ए बी का मेजरमेंट अगर पूछे तो तुम इधर से इधर नाप के नहीं बता सकते, ये उधर भी एक्सटेंड करेगा। मतलब बी भी बहुत आगे जाएगा, जहां तक दुनिया खत्म, दुनिया क्या पूरा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, और ए भी यहां पे इन्फिनाइट दूरी तक जाएगा। मतलब ये दोनों फिक्स नहीं है, ए पॉइंट और बी पॉइंट फिक्स नहीं है, ये दूर दूर जाएंगे जितना दूर तक हो सके, मतलब इन्फिनाइट, हम बता भी नहीं सकते ये इतना दूर जाएंगे। तो ये होता है लाइन। पर वही लाइन के अंदर तो लाइन विद वन एंड पॉइंट, तो देखा कि तुमने लाइन के पास एंड पॉइंट नहीं है, पर जिस वाले लाइन के पास एक एंड पॉइंट होता है, इसके पास टोटल एंडिंग पॉइंट कितने जगह हो सकते हैं? एक ए जगह, दूसरा दो जगह। तो लाइन में क्या होता है, ना ए एंडिंग है ना बी एंडिंग है, दोनों तरफ वो बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। पर जब एक लाइन रे बन जाता है तो उसका एक साइड क्या बन जाता है? एंड होता है। जैसे ए पे मैंने एरो क्यों नहीं दिया है? ये ए पॉइंट फिक्स है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है, बढ़ रहा है, जो कि बी की तरफ है। और वही लाइन जब रे के बाद लाइन सेगमेंट बन जाता है, उसको बोलते हैं लाइन विथ टू एंड पॉइंट। मतलब इसका जो दोनों पॉइंट था वो दोनों ही एंड होगी। और बहुत से बच्चे इसी को लाइन बोलते हैं, पर ये असल में लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है जिसमें दो एंड पॉइंट है। लाइन तो ये है जिसके दो पॉइंट फिक्स नहीं है, वो बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले गए। समझ गए? मुझे पता है बहुत लोग इसको लाइन समझते थे, पर ये असल में क्या है? लाइन सेगमेंट। समझ गए? तो ये तीनों टर्म तुम्हें याद करना है। डेफिनेशन अगर पूछे तो बता सकते हो। व्हाट इज लाइन? लाइन हैज लेंथ बट नॉट विड्थ। ये बुक में नहीं दिया था अच्छे से, फिर भी मैंने अपने मन से तो नहीं, अच्छे से बना के तुम्हें दे दिया है ये वाला डेफिनेशन, क्योंकि मैं घर पे थोड़ी ना मैथमेटिक्स बनाता हूं, पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। तो देखो अब क्या है इनका डेफिनेशन। जैसे मैंने बोला याद करना है। लाइन का क्या है? लेंथ है पर विड्थ नहीं है। लाइन सेगमेंट का क्या है? लाइन विथ टू एंड पॉइंट। रे का क्या है? लाइन विथ वन एंड पॉइंट। समझ गए? अब देखो और एक टर्म है कोलिनियर पॉइंट्स बोल के, मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसको बुक में क्या बोला? बेसिक टर्म्स, जिसको तुम्हें याद करना है उनका डेफिनेशन के साथ। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हेन 3 or more than 3 points lies in a same line, they are called collinear points. जब 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं, जैसे ए बी के अंदर यहां पे कितने सारे पॉइंट होंगे अगर मैं ऐसे डॉट डॉट करके गिनूं तो एक लाइन सेगमेंट के अंदर बोलो या फिर एक लाइन के अंदर तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि वो मूव ऑन करता रहता है। इवन इफ ये लाइन सेगमेंट के अंदर भी इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ये मैं अगर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ करूं ना, इसके अंदर भी इंफिनिटी पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत बहुत माइक्रोमीटर में एक एक पॉइंट बनेगा। समझ पा रहे हो? बहुत छोटा छोटा पॉइंट तुम इमेजिन नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स होगा। तो जब 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं, तो वो 3 या फिर 3 से ज्यादा जितने भी पॉइंट्स थे उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है, जो कि मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो देखो यहां पे एक लाइन है एडी, इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? ए बी सी डी। ये कितने हैं? 4 पॉइंट्स हैं। 4 3 से ज्यादा है, तो ये चारों पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर बिकॉज
दे लाइज इन सेम लाइन। अगर वैसे एक लाइन होता वहां पे 2 पॉइंट्स अगर आते तो 2 पॉइंट्स तो हर एक लाइन में आता ही है। अगर 3 पॉइंट्स आते तो हम बोलते कि दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो समझ गए। तो ये ए बी वाले लाइन या फिर ए बी रे या फिर ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब क्या है, एक दूसरे के साथ कोलिनियर है। समझ गए। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंगल्स। लाइंस के बारे में क्या ही ज्यादा दिया होगा। और एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस मीट करता है। चलो ब्रीफ में पढ़े। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ लेट्स मूव टू द एंगल्स। तो हमने पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक लाइन में जो लाया करते हैं। जो कोलिनियर नहीं होते हैं जो पॉइंट्स, उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे दिया हो कि इफ 3 or more than points doesn't lie in a same line then what that will be called, तो तुम लिखना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो कोलिनियर नहीं है वो नॉन कोलिनियर है। समझ गए। अब एंगल्स पे मूव करो। When two ray originates from same end point, an angle is formed। तो जब दो रे सेम एंड पॉइंट से निकलते हैं, जैसे एंड पॉइंट कौन सा था, रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा आगे बढ़ता चला जाता है। वैसे देखो यहां पे ये वाला एंड पॉइंट है जिसमें से दो रे निकले हैं, एक AC रे दूसरा AB रे, पर दोनों में कॉमन एंड पॉइंट है जो कि A है। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ये एंगल, ये जो बनाई ये कोना। एंगल क्या होता है, एक कोना होता है। समझ के। और क्या होता है, वो जो रेस इस एंगल को फॉर्म किए, जैसे मान लो ये एंगल का नाम क्या होता है पता है, ये एंगल का नाम होगा BAC। सो फॉर एंगल BAC, रे AB एंड रे AC जो उसको बना रहे हैं, दे विल कॉल्ड इट्स आर्म। तो जो दो रे एक एंगल फॉर्म करते हैं उनको उस एंगल का क्या कहा जाता है, आर्म कहा जाता है, बाहु कहा जाता है। बाहुबली वाला, हाँ वही वाला बाहु कहा जाता है, हाथ तुम बोल सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होता है। देखो एंगल अभी बहुत से टाइप्स के देखेंगे। तो पहले मैंने ये 3 टाइप्स का, फिर और कुछ टाइप्स के भी देखने वाले हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले कौन सा, राइट एंगल। तो ये कैसा एंगल है, राइट वाला एंगल। राइट वाला एंगल मतलब द एंगल विद मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो जिस एंगल में मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उस वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल BAC, इस वाले केस में ये एक राइट एंगल है जिसमें ये वाला एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है। और समझ जाना ऐसे एंगल को डिनोट किया जाता है, अगर ऐसे एक स्क्वायर, हाफ स्क्वायर टाइप का बनाया गया है, दो लाइन ऐसे खींचा गया है, तो समझ लेना कि ये एक राइट एंगल को डिनोट किया जा रहा है। भले उनका मेजरमेंट 90 डिग्री नहीं हो, पर ये सिंबल अगर है तो वो राइट एंगल है, उसको डिनोट किया गया है एज ए राइट एंगल। अब है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल विद मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री। तो जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। वैसे जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ऊपर होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। पर वहां पे एक कंडीशन होता है कि अगर वो 90 डिग्री से ऊपर हो रहा है तो वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्यों, नेक्स्ट समझ जाओगे। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, द एंगल विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये सारे डेफिनेशन इजीली याद रह जाएंगे। हाँ ये कॉमन सी बात है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये नहीं पता तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स का बेसिक ये है। तो ये नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा। तो ये सब याद करो, पॉइंट्स को नोट करते चलो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल से पढ़ने वाले हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो अब देखेंगे स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं। मैंने बोला था वहां पे किसमें, ऑब्ट्यूस एंगल वाले केस में द एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री बट विल बी लेस देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देखो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। जब एक लाइन स्ट्रेट होता है, प्रोट्रैक्टर पता है, प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे कितना आएगा मेजरमेंट, 180 डिग्री। सो एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन है
उसमें एंगल बनता है, मेजरमेंट निकलता है 180 डिग्री, इसके लिए इसका नाम रख दिए हैं स्ट्रेट एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? द एंगल, तो तुम्हें पता चल गया 90 से नीचे वाले को एक्यूट बोलते हैं, 90 वाले को राइट एंगल बोलते हैं, 90 से ज्यादा 180 से कम वाले को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब कौन सा केस आया? 180 से ज्यादा, तो द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री क्या होता है? एक कंप्लीट सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, एक कंप्लीट सर्किल। समझ गए? तो उस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, जिसका डायग्राम मैंने ड्रॉ करके बता दिया। देखो ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इवन यहां तक भी अगर आता ना तो भी वो क्या माना जाता? रिफ्लेक्स एंगल माना जाता। समझ गए? नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दो टाइप्स होते हैं। अभी कंप्लीमेंट्री देखेंगे, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री, यहां पे देखो एंगल एंगल आ रहा था, अब यहां पे ये एंगल में एक एस लग जाएगा, मतलब प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो इससे क्या पता चला? जैसे 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक लाइन पे आते थे उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता था। कितने को? वो पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट्स थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। वैसे अगर कोई भी दो एंगल, उनके मेजरमेंट जितना भी निकलेगा उसका समेशन अगर 90 डिग्री होगा तो उनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो दो एंगल्स, जैसे यहां पे देखो ये नाम दे देते हैं AOBC। तो एंगल AOB है ये वाला मेजरमेंट, एंगल BOC है ये वाला मेजरमेंट। तो ये दोनों एंगल का जो मेजरमेंट को अगर मिला देंगे तो कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। वो कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं, यहां पे ऐसा ड्रॉ किया, कहीं पे और दो अलग अलग प्रकार के एंगल हो सकते हैं, पर उनका मेजरमेंट का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? नेक्स्ट आई विल मूव टू सम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, और भी हैं थोड़े बहुत से एंगल्स है यार, एंगल्स। उसके बाद ये चैप्टर ना थोड़ा लंबा है पर आसान है, और स्कोरिंग चैप्टर मैं बोलता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। रॉकेट साइंस तो तुम्हारे क्लास में होगा भी नहीं, बट कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। रॉकेट साइंस मतलब क्या? डिफिकल्ट चीज। पर यहां पे कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं होने वाला है। जो गौर से लेक्चर को देखेगा, पूरा देखेगा, तुम्हारा भैया तुम्हें पूरा लाइन बाय लाइन क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, उल्टा थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ेगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके और तुम एग्जाम में फोड़ सको। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, pause the video and note it down. Now we are going to discuss supplementary angle. जैसे complementary angle क्या था? If sum of measurement of two angle is 90 degree, then the angles will be called complementary angles. वैसे if two angles sum of whose measures is 180 degree, that angle will be called complementary angles. जो कि यहां पे तुम्हें दिख रहा है, देखो यहां पे नाम दे देते हैं ABOC. So angle BOC plus angle AOC will be equals to 180 degree. So angle AOC and angle BOC are supplementary angle, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री के साथ सेम है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर से क्या? काटना, बाइसेक्ट करना, दो इक्वल हिस्से में तोड़ना बोल सकती हो। ए रे OX इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यहां पे डायग्राम पे देखो, इफ X इज पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, AOX इक्वल्स टू एंगल BOX। तो यहां पे बोला है कि ये जो OX रे है, मैं इसको एंगल AOB का, AOB ये बड़ा वाला एंगल AOB का बाइसेक्टर मानूंगा अगर ये एंगल XOB या फिर एंगल BOX विल बी इक्वल्स टू एंगल AOX। यहां पे लिखा गया है, तो ये अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो लिख देता हूं अच्छे से। हाँ अभी दिख रहा होगा। तो यही बोला है कि ये जो AOB एंगल था, इसके बीच में हमने एक ऐसा रे घुसेड़ा जिसको हम बाइसेक्टर कहेंगे, अगर
वो इस एंगल को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है, जैसे एंगल BOX विल बी इक्वल्स टू एंगल AOX। समझ गए? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम न्यू एंगल्स। बिफोर दैट, हाँ और एंगल्स हैं तुम्हें जो याद करने पड़ेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट करो वरना याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। फिर एग्जाम में ये मत बोलना सर मुंह पे था लिख नहीं पाई। एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल होते हैं, दिस आर टू दोस टाइप ऑफ एंगल दैट आर हैव सेम वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स होगा। जैसे देखो ये वाला केस मैं तुम्हें अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो देखो इस वाले एग्जांपल में थोरोली देखो, अच्छे से समझेंगे। एक मान लो दो एंगल है यहां पे, एक नहीं बल्कि तीन एंगल है, पर दो को हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं, AOB और BOC। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ गए? अब ये दो एंगल में कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है? है। दोनों एंगल एक पॉइंट पे है कि नहीं है? मतलब कॉमन वर्टेक्स है। उनके पास एक कॉमन आर्म है, कौन सा आर्म? OB। AOB में भी OB आ रहा है और BOC में भी OB आ रहा है, या फिर BO आ रहा है, तुम बोल सकते हो। तो अभी मैं बोलूं दो पॉइंट तो मिल गए, ये दो वाले सेम वर्टेक्स और कॉमन आर्म। अब तीसरा क्या है? नॉन कॉमन आर्म, जो आर्म इनके कॉमन नहीं है, कौन सा? OA और OC। वो कॉमन आर्म के आइदर साइड, मतलब दोनों अलग अलग साइड होना चाहिए बोला है। तो बिल्कुल है भाई, OB के ये वाले तरफ OA है और दूसरे तरफ OC है, तो आइदर साइड भी है। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ गए एडजेसेंट एंगल क्या होता है? वैसे नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एंगल देख सकते हो, दो ऐसे एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड या फिर कॉमन आर्म बोल सकते हो, एंड नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और ये बस उतना ही नहीं, बल्कि ये ऐसे एडजेसेंट एंगल है इफ नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिटरी, मतलब इसके दो नॉन कॉमन जो आर्म होंगे वो आइदर साइड तो होंगे पर पूरा का पूरा ऑपोजिट होंगे। जैसे यहां पे देखो OB को पूरा उल्टा कर देंगे, उसका पूरा ऑपोजिट है OA। यहां पे भले ही अलग अलग साइड थे पर ऑपोजिट नहीं थे यार, ये ऐसे जा रहा था, ये थोड़ा ऐसे जा रहा था, ये ऐसे, अगर इसका ऑपोजिट पूरा ऐसा निकलता ना, मतलब ये ऐसे जा रहा है, इसका ऑपोजिट ऐसा अगर होता, तब ये भी क्या कहलाता? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? ऐसे एडजेसेंट एंगल जिसके नॉन कॉमन साइड दो ऑपोजिट रे हैं, ऐसे देखो दो ऑपोजिट रे, समझ गए? नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वो आ रहा है कैमरा में? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? एक वर्टिसेस के दो तरफ जो ऑपोजिट एंगल बनती है, यहां पे बड़ा करके अगर दिखा दो कहीं पे, तो यहां पे दिखा देता हूं, तो देखो, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट की, कहां पे? ये वर्टिसेस पे। तो इसके ऑपोजिट एंगल, मतलब ये वाला हो गया तो ये भी उसका ऑपोजिट होगा, तो इनको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक बात तुम याद रखोगे, हमेशा इन एवरी केस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, you have to remember it, also you can use it in solving many question, इससे रिलेटेड सवाल बनता है। देखो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट होंगे कि नहीं? अरे कोई भी एक वर्टिसेस है, उसके दो ऑपोजिट साइड वाले एंगल इक्वल होते हैं और उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। क्लियर है? एंगल्स वाला फंडा खत्म होता है। देखो उसके बाद और कुछ डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So the topic is intersecting and non-intersecting lines। तो सिंपल सा फंडा है। देखो यहां पे जो दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, उनके पास कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं है, जबकि ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट लगा रहे हैं। तो इनका एक कॉमन पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जिसको O नाम दे देता हूं, चलो ABPQ नाम दे दिया। इसको भी वैसा कुछ नाम दे देते हैं, MN, और इसको क्या दे दे? XY। चलो तो देखो
द लाइन AB and PQ are intersecting at a point O, whereas the line MN and XY are not intersecting. तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, और कोई भी लाइन जो पैरेलल ना हो ना वो इंटरसेक्टिंग ही होता है। अब मैं तुम्हें एक ड्रॉ करके बताता हूं, तुम बताना इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। ये एक लाइन है मान लो, और ये एक ऐसा एक लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जो नहीं बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं इंटरसेक्ट करेगा ना वो सही है। क्योंकि तुम लाइन में एक चीज याद रखना, हम एरो क्यों डालते हैं कि उस दिशा में वो और आगे बढ़ेगा, उस दिशा में वो और आगे बढ़ेगा। तो वैसे ये लाइन भी एरो है इस तरफ, तो इस दिशा में और आगे बढ़ेगा, तो ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा। तो बस ऐसे ही लाइन जो स्ट्रेट है, थोड़ा सा भी बेंड नहीं हुए हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, बस वही लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बाकी जैसे भी लाइन ड्रॉ करो, मान लो ये एक मैंने ड्रॉ किया, ये भी इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये ड्रॉ किया तो ये भी इंटरसेक्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि लाइन कुछ ऐसा होता है, ये एरो मार्क होता है, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये भी ऐसे आगे बढ़ जाएगा, तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। पर ऐसे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते जिनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। कैसा लाइन? पैरेलल लाइन। और इनमें एक खासियत होती है कि इनको परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन इन दोनों के बीच ड्रॉ करो, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री है, और ऐसा परपेंडिकुलर दोनों लाइन से परपेंडिकुलर कहीं पे भी ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ कर दो, इधर बीच में ही ड्रॉ कर दो, तो इसका मेजरमेंट हर जगह पे सेम होगा। These two lines are equidistant at each and every point. इन दोनों लाइन में कोई भी दो पॉइंट्स हो, अगर वो परपेंडिकुलर है, सीधा है, स्ट्रेट है, तो वो इक्विडिस्टेंस होगा। मतलब यहां से इधर का डिस्टेंस इतना, इधर से इधर का डिस्टेंस उतना, इधर से इधर का डिस्टेंस भी उतना। बस सीधा सीधा करना, ऐसे टेढ़े मेढ़े मत दिखना। तो वैसे लाइन को पैरेलल लाइन बोला जाता है। और जैसे कि मैंने बोला, सीधा सीधा इनके दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, और उसी डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और यही जानना था तुम्हें, हलवा सा टॉपिक था, समझ रहा हूं, कुछ खास नहीं था, बस ये बता दिया कि ये जो लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं करता। ऐसा नॉर्मली दिया गया है, ये लाइन सेगमेंट है, पर ऐसा एरो लग गया किसी में दोनों तरफ, तो ये लाइन बन जाता है, और लाइन बढ़ता है जिस डायरेक्शन में एरो बनाया जाता है। तो यही बात तुम्हें जानना था जो मैंने बता दिया है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो देखो, अब हम दो एक्सियोम देखने वाले हैं। पहला कौन सा? 6.1, 6.2, चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 का पहला वाले एक्सियम को 0.1 और दूसरे को 0.2 दिया है। दोनों एक साथ क्यों? सेम रिलेटेड है, तो खत्म हो जाएगा बोल के मैं करा दे रहा हूं। तो चलो दिखाता हूं, ये डायग्राम को छोड़ो, अभी यहां पे फोकस करो। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम अप टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। पहले तुम्हें पता है लाइन क्या है, दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। रे क्या है पता है, लाइन सेविंग वन एंडिंग पॉइंट। एडजेसेंट साइड क्या है, दो लगे हुए साइड शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, एंड दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो देखो एडजेसेंट एंगल बोलती है जो दो साइड एंगल रहेंगे। तो देखो ये एक लाइन है AB, इसके ऊपर एक ऐसे मैंने रे खड़ा कर दिया, स्टैंड कर दिया। तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे किया है, ऐसे करो, जैसे जो मर्जी करो। तो यहां पे बोला है कि उनके एडजेसेंट एंगल का सम। एडजेसेंट एंगल कौन होता है? जिसका एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स, सी यहां पे देखो कॉमन वर्टेक्स लग रहा है मुझे, चेक करते। कॉमन आर्म है क्या? एंगल ACO एंड एंगल BCO में कॉमन आर्म कौन सा है? CO है कि नहीं है? दोनों में ये कॉमन जा रहा है ना। एंड दे आर नॉन कॉमन साइड, दैट इज AC एंड CV आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। आइदर साइड मतलब दो विपरीत तरफ, दो विपरीत साइड में।
तो इधर एक है, दूसरे साइड एक है, तो उस केस में क्या इनका सम 180 डिग्री हो रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखो एंगल BCO जो है ये वाला एंगल है, और एंगल ACO जो है वो ये वाला एंगल है। तो तुम्हें पता है कि ये एक दोनों को मिला देने पर एंगल ACB हो जाएगा, जो एक स्ट्रेट एंगल होगा, और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक्सियम ठीक है कि नहीं है? समझा दिया। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, रे खड़ा करो, दोनों का सम मतलब ये वाला एंगल प्लस उधर का एंगल मिला दो, निकल आएगा 180 डिग्री। तो एक्सियम बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा एक्सियम, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो ऐसे एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री हो रहा है, देन द नॉन कॉमन आर्म, तो उनके जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, एडजेसेंट साइड है, दो नॉन कॉमन आर्म होंगे ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, तो उसके नॉन कॉमन आर्म जो होंगे वो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं क्या? ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये दो ऐसे एडजेसेंट एंगल है जिसका सम 180 डिग्री हो रहा है। तो इसके नॉन कॉमन साइड कौन से हैं? AC और CB। क्या ये दोनों मिलके एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं? AC प्लस CB को जोड़ दो, क्या ये लाइन नहीं है AB? बिल्कुल है। तो एक्सियम 6.2 भी बिल्कुल सही है। समझ गए? आसान चीज था। नेक्स्ट आई विल मूव टू द थ्योरम 6.1। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ये सबको याद करो, छोटे छोटे सवालों में पूछ लिया जाएगा MCQ में। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये सब पॉइंट याद करना शुरू करो, बिकॉज इस बार ये टर्म 1 में आने वाला है, एंड योर टर्म 1 पेपर विल बी बेस्ड ऑन MCQs। तो छोटे छोटे लाइनों को भी थोड़ा याद करना पड़ेगा। So let's move to theorem 6.1। सुनो, एक्सियम से थ्योरम का वेटेज ज्यादा होता है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बात बोलते हैं। तो देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे मीट करके दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यहां पे, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उनके वर्टिसेस के ऑपोजिट, मतलब जैसे ये वाले वर्टिसेस के ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, और ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कौन से? ये वाले और ये नीचे वाला। इनको दो दो दे दिया ताकि कौन किसका ऑपोजिट है तुम समझ सको। तो हमें यही प्रूव करना है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहां पे AC और DB या फिर BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो बहुत आसान चीज है ये प्रूव करना, मिनटों में कर सकता हूं। तो AC एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे बना हुआ है, ये OB, ये बीच का पॉइंट O है ना, तो एक रे खड़ा हुआ है, मैं बोल सकता हूं AC है, इसके ऊपर OB रे खड़ा हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल खड़ा है। तो हमने एक्सियम में क्या पढ़ा था कि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे खड़ा हो रहा है तो वो जो दो एडजेसेंट एंगल बनाएगा, मतलब एंगल AOB एंड एंगल BOC का सम 180 डिग्री होगा। वही लिख देता हूं, चलो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा एक्सियम कहता था जो हम अभी पढ़े हैं फिलहाल में। दूसरा देखो, दूसरा मैं क्या करूंगा कि लाइन ये DB वाला ले जाता हूं, DB लाइन में। तो DB लाइन में OC रे खड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ खड़ा है। तो इसमें भी जो दो एडजेसेंट साइड बनेगा, एंगल DOC एंड एंगल BOC, एंगल DOC एंड एंगल BOC, इनका भी मेजरमेंट का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों ही 180 डिग्री के साथ इक्वल हो रहे हैं। AOB प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड DOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहां से? एक्सियम के मदद से। हो गया, आधा सॉल्व भी हो गया, देख लो। तो अब मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर है? एंगल DOC प्लस एंगल BOC। तो यहां से देखो BOC मर गया, अब बचा एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC,
बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो क्या निकले, इक्वल। ये दो प्रूव हो गया, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। अब प्रूव करना है एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। तो इसके लिए बस रे चेंज कर देना, ये पहले DV लाइन ले जाना, DV लाइन के ऊपर ये OA रे खड़ा है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी एंगल DOA प्लस एंगल BOA। तो इनका समेशन कितना होगा, 180 डिग्री। चलो लिख देते हैं, एंगल DOA प्लस एंगल BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे मिला, बिकॉज द लाइन DV के ऊपर ये रे OA खड़ा है, और जब कोई रे ऐसे खड़ा होता है और दो एडजेसेंट एंगल बनाता है तो उनका समेशन 180 डिग्री होता है। इसके साथ AC लाइन ले जाना, कौन सा लाइन, AC लाइन ले जाना, उसके ऊपर ये OB रे खड़ा है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, BOA और BOC दो एडजेसेंट साइड मिले जो कि 180 डिग्री होगा, जिनका समेशन एंगल BOA प्लस एंगल BOC विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि दोनों का समेशन 180 डिग्री हो रहा है। दिस इंप्लाइज एंगल DOA प्लस एंगल BOA इक्वल्स टू एंगल BOA प्लस एंगल BOC। तो हो गया, अब काट दो, BOA से BOA मर गया, अब क्या बचा, एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल BOC। एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल BOC मैंने प्रूव कर दिया। पहले क्या प्रूव किया था, DOC इक्वल्स टू एंगल BOA। तो दोनों प्रूव हो गया, या फिर AOB, BOA AOB सेम एंगल है, बस नाम को हम कुछ भी घुमा के बोल सकते हैं। AOB जो है, BOA भी वो है, DOC जो है, COD भी वो है। COD से उधर मत चले जाना, मुझे पता है तुम किधर जा रही हो। तो देखो ये फंडा क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। ऐसे आया तो प्रूफ, इस बार तो नहीं आने के चांसेस नहीं है, पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं इसलिए बता दी। हलवा था यार, यूं उड़ा दो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो सवाल करेंगे अभी, क्वेश्चन। ऐसा सवाल आ सकता है एमसीक्यू में, छोटा छोटा वाला सवाल जो है ना, 2 मार्क 3 मार्क तक, 5 मार्क्स वाले नहीं आएंगे। उतना भी बड़ा तुम्हें कष्ट नहीं देगा सीबीएसई कि 1 मार्क में 5 मार्क वाला घुसेड़े, 2-3 मार्क का घुसेड़ेगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि हमारे टाइम में एमसीक्यू टोटल पेपर नहीं होता था, पर जितना भी होता था ना उसमें ये लोग घुसेड़ देते थे। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है, नाम का कैलकुलेशन करोगे 5 मिनट उसमें चले जाते थे, तो ये होता था। इस बार भी मुझे इसलिए तो डर है कि टर्म 1 का मैथ पेपर को कैसे भी करके संभाल लो। मुझे पता है टर्म 2 अच्छा जाएगा, बिकॉज 2 घंटा टाइम मिलेगा, वो भी 40 मार्क के लिए, मीन्स 20 मार्क के लिए 1 आवर, 3 मिनट 1 मार्क के लिए, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। हमारे टाइम में 2-2 मिनट मिलता था, 3 मिनट और 1 मिनट बस है, पर बहुत बढ़ जाता है। तो यहां पे फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर। इन द फिगर, ये फिगर के देखो, लाइन्स PQ एंड RS, ये PQ लाइन्स और RS लाइन इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O। तो पॉइंट O पे ये लोग इंटरसेक्ट किए हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, मतलब गए हैं पार करके, आर पार करके एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसका नाम है O। इफ एंगल PQR, एंगल PQR, ये एंगल POR है। देखो अच्छे से नोटिस करो, ये एंगल POR है, POR। वो जो बुक था थोड़ा पुराना एडिशन का था, तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था शायद, इसलिए यहां पे PQR। तो एंगल POR, डायग्राम पे फोकस करो, एंगल POR मतलब ये वाला एंगल, इस टू मतलब रेशियो बनाया गया है। एंगल ROQ, एंगल ROQ मतलब ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल इक्वल्स टू 5:7। तो ये नंबर आते हैं, ये जो रेशियो में होते हैं, नहीं आते बताता हूं। फाइंड ऑल एंगल्स, बाकी एंगल्स का मेजरमेंट निकालो बोला है। तो यहां पे पहला काम करने का सिंपल वे, सबसे लेट एंगल POR इक्वल्स टू 5 दिया है ना उसके तरफ, तो 5x मान लेना। दिस इंप्लाइज एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x। और यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो PQ लाइन है इसके ऊपर OR वाला रे खड़ा है।
जिससे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, POR एंड ROQ। ये दो एंगल बन रहे हैं POR एंड ROQ। तो हमें क्या पता है, जब किसी लाइन के ऊपर रे खड़ा होता है, जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 7x प्लस 5x 12x। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 180 अपॉन 12। तो ये चला जाएगा करीबन 12 और फिर बचा कितना? 60। 12 5 जा 60, 15। x इक्वल्स टू 15। दिस इंप्लाइज एंगल POR इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 15 इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 15 हो जाएगा। तो 7 इंटू 15 कितना होता है? 100 एंड कितना होता है? 105 डिग्री। और तुम्हें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल POR इक्वल्स टू, उसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन है? एंगल QOS या फिर SOQ। एंगल SOQ इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल ROQ उसका वर्टिकली ऑपोजिट POS या फिर SOP। एंगल SOP इक्वल्स टू 105 डिग्री। खत्म, निकल गया आंसर। ऐसा हलवा सवाल पूछा जा सकता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो देखो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होता है? लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वो लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है दो या फिर दो से ज्यादा लाइन को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। जैसे ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने ये दोनों लाइन को पैरेलल बना दिया है। ये दो लाइन कैसे भी हो सकते थे, टेढ़े मेढ़े अजीबे, मतलब कुछ भी हो सकता था। उसको बस अगर दो या फिर दो से ज्यादा लाइन को, मीन्स मोर देन वन लाइन, एक नहीं एक से ज्यादा, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, जितना भी हो, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। मैंने ये दो लाइन को पैरेलल कर दिया है ताकि मैं तुम्हें कुछ एंगल से इंट्रोडक्शन करा सकूं। ऐसा फिगर देखिए, तुम्हें बहुत से एंगल पूछेगा, जैसे ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें कुछ एंगल अभी फिलहाल बताने जा रहा हूं। तो ये चलो दिखाता हूं मैं, बहुत आसान सी चीज है। कौन से एंगल, ये सारे एंगल का एक एक नाम है। मैं 1 2 3 4 मार्किंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखो, इसमें से कुछ एंगल को बोला जाता है कोरेस्पोंडिंग एंगल। पहला किस टाइप का एंगल? कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल, ये एक एक पेयर है एंगल के, असल में कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां पे चार पेयर है कोरेस्पोंडिंग एंगल से। कोरेस्पोंडिंग मतलब सेम जगह पे या फिर ऐसा रिलेट कर सकते हो, कोरेस्पोंड। तो पहला वाला देखो, 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा वाला है एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब देखो, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 7। ये देखो कोरेस्पोंडिंग है। ये वाले लाइन के नीचे 3 है, ये वाले नीचे लाइन के लेफ्ट साइड में 7 है। तो ऐसे कोरेस्पोंडिंग एंगल डिटरमाइन किया जाता है। एंगल 4, एंगल 4 कहां पे है पहले बताओ? ऊपर वाले लाइन के राइट हैंड साइड के नीचे में। तो नीचे वाले साइड लाइन के राइट हैंड साइड के नीचे में कौन सा है? एंगल 8।
तो ऐसे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तुम डिटरमाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ये सब जान लो क्योंकि इनके बीच एक मतलब रिश्ता रहता है, इनको लेके थ्योरम बनेगा अभी। तो कौन सा थ्योरम सुनो, सीधा सीधा बोल दो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, ये देखो ये हो जाएंगे अंदर वाले, मतलब दोनों लाइन के इंटरनल में। इनको पहले लिख देते हैं फिर बताऊंगा इनका क्या प्रॉपर्टी होता है। तो अगर 3 है तो इसका अल्टरनेट मतलब उसके दूसरे साइड यहां पर कौन है, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये भी इक्वल ही होते हैं। उसके बाद कौन आ गया, एंगल 4 एंड एंगल 5, तो ये भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल हो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो, सीधा छापना इक्वल एंगल होते हैं। अब देखते हैं एक्सटर्नल अल्टरनेट, मतलब बाहर वाला अल्टरनेट, एक्सटर्नल अल्टरनेट। हाँ अब देखते, तो एक्सटर्नल अल्टरनेट में कौन कौन आएंगे, बाहर के अल्टरनेट, मतलब 1 इधर का 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। अब दूसरा कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। तो देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो चाहे वो अल्टरनेट एंगल हो, ये सारे कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और ये बात तुम्हें याद रखनी है। और एक है मैं बता देता हूं जल्दी, और ये चौथा होता है इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो, तो ये इंटरनल एंगल मतलब अंदर वाले सेम साइड में होंगे, मतलब देखो इंटरनल 4 एंगल है, ये लेफ्ट वाले साइड कौन कौन है, 3 5 हो गया सेम साइड में इंटरनल एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये इक्वल नहीं होते, इन दोनों का सम जब मिल जाता है ना तो ये 180 डिग्री होता है। किसका, इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। दूसरा होता है एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 हो गया। इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही अभी थ्योरम डिस्कशन हो रहा होगा। सारों का रिलेशन ही एक एक थ्योरम बना दे। मैंने जैसे बोल दिया तुम्हें कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटरनल अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन सबको मैथमेटिक्स वालों ने एक एक थ्योरम बना दिया है। इसी को ही अंग्रेजी में घुमा के थोड़ा लपेट के बोलेंगे, जो मैंने सीधा सीधा बोल दिया है तो घुमा के लपेट के भी पढ़ लेंगे, बुक में दिया है बोल के। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब फिर से दो एक्सियो, पहला क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर एक ट्रांसवर्सल, मान लो ये PQRS ट्रांसवर्सल है, PES लाइन है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये AB और CD दो पैरेलल लाइन है जिनको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, ये और ये और ये और कौन से, ये वाला और इधर ये वाला। समझ गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये सब इक्वल होंगे बोल रहा था, जो मैं बहुत पहले बता चुका। दूसरा बोला है उसका उल्टा, देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करता है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो मैंने दिखाया वो अगर सेम होंगे, आर इक्वल होंगे, सेम होंगे, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो पहले बोला कि अगर दो लाइंस पैरेलल है जिनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ट्रांसवर्सल जिन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों पैरेलल होंगे। तो इधर सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं जिनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे।
अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ट्रांसवर्सल जिन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था वो पैरेलल होंगे, यही बोला गया है, जिसको तुम वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। पर एक बात बता देना चाहूंगा, इससे अभी ये थ्योरम पढ़ेंगे थोड़ा, और ये सब याद कर लो। ये 1, चलो एक नाम दे देता हूं ताकि तुम कोरेस्पॉन्डिंग साइड समझ सको। इसको मान लो 2 2 दे देता हूं, जो जो इक्वल होंगे। और कौन कौन से, ये मान लो 3, ये भी 3, 4 4। तो ये जितने भी सेम नंबर दिए गए हैं वो इक्वल होंगे, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे की। समझ गए? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरम 6.2। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एज डिस्क्राइब इन फिगर, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पहले ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे? ये 1, तो ये भी 1, मतलब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। दूसरा ये 2, तो ये भी 2। तो ये हो गया। तो ये हमें बोल रहा है कि दिस इंप्लाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2। इनको सेम बोल रहा है। चलो प्रूव करा के दिखा देता हूं। तो प्रूव कैसे होगा? तुम्हें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इनको मान लो 3 और इसको मान लो 4 नाम देता हूं। अब हो जाएगा, देखो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। देखो एक वर्टिकल के ऑपोजिट है, इसके ये वाले एंगल के ऑपोजिट वर्टिसेस पे है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब चलो तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हो गए। और एक बात तुम्हें पता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 2। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, चलो इनको थोड़ा अलग नाम देते हैं, प्रूफ करने में मजा आएगा। रुको, थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं। तो 1 2 3 और 4, और इनको कर देते हैं 5 6। तो क्या होगा, जब मैंने सेम नाम दिया था तो कंफ्यूज होने के चांसेस थे। अब क्या तुम्हें और कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं हैं, इजीली प्रूव करेंगे, मजा आएगा थोड़ा। तो हमें अभी क्या प्रूव करना है? इंटरनली ऑपोजिट एंगल तुम्हें दिखाने के लिए सेम नाम ले लिया, पर सेम नाम से प्रूव करने में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, वरना वो भी सही तरीका था। तो इंटरनली ऑपोजिट 1 के साथ कौन है? एंगल 4। एंगल 2 के साथ कौन है? एंगल 3। हो गया। अब देखो प्रूव करते हैं। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ गए? अरे ये तो समझ गए होगे ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकल है, ये वर्टिसेस है, इसका ऑपोजिट वाला साइड मतलब एंगल 5 इक्वल है। एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है। क्यों भाई? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने एक्सियोम में पढ़ा था कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन ए ट्रांसवर्सल पास थ्रू 2 पैरेलल लाइंस। हो गया। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये वाला प्रूफ हो गया। वैसे नेक्स्ट प्रूफ कर रहा हूं, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। अब लिख सकता हूं एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताओ सर। है, मजा आ गया, फील आ गया टॉपिक का। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। तो प्रूफ हो गया। देखो, अरे हलवा प्रूफ था, इसको प्रूफ बोलते हैं। पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम कर दिया, फिर कोरेस्पॉन्डिंग, और दोनों को मिला दी। क्या रॉकेट साइंस था इसमें। हलवा, मैंने बोला ना, ये चैप्टर भले ही थोड़ा लेंदी चल रहा है पर मजा बहुत आता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो थ्योरम 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट, अगर एक ट्रांसवर्सल दो ऐसे लाइन को, वो जो पिछले वाला पढ़े थे उसका उल्टा है, अगर ऐसे दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे उनका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये देखो
ए डी बी और सी, ये है इंटीरियर अंदर वाले अल्टरनेट। ए डी देखो अल्टरनेट है डिफरेंट साइड से, बी सी भी वैसे अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो वहां पे पढ़े थे अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर हो इंटरनल हो सेम बात है, अंदर का दोनों का मीनिंग है, तो कोई भी लिखे तो समझ लेना। तो वैसे ही जैसे दो लाइंस पैरेलल हैं उनके थ्रू जब ट्रांसवर्सल जा रहा है तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेम हो रहा है, वैसे ही कोई भी दो लाइन के अंदर अगर ट्रांसवर्सल जा पास करता है, इंटरसेक्ट करता है और अगर उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं तो वो लाइन पैरेलल हो जाता है। लाइन पैरेलल तो एंगल सेम तो लाइन पैरेलल। वैसे थ्योरम 6.4 की और मूव करते हैं। अब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, यहां पे भी बोला गया है अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के पेयर कौन से होंगे, तो ये होंगे, देखो पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का समीशन मिलके 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, देखो ये पेयर ऑफ ए और सी, मतलब सेम साइड के इंटीरियर एंगल, सेम साइड के लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल ए सी, वैसे राइट साइड के बी और डी, तो इनका समेशन हमेशा 180 डिग्री होगा। यहां पे दिख रहा है कि सी ए से बड़ा है, ए छोटा है, दोनों मिल जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली, पर बुक में दिया है बोल के मैं फेच नहीं कर रहा हूं, नहीं दिया है इसलिए नहीं फेच कर रहा हूं। बेकार में क्यों एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि जितना लिमिटेड पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बुक में जितना है उसमें मास्टरी करो। बहुत सारे बुक, टॉपर्स का भी क्या सीक्रेट होता है, मिनिमाइज द रिसोर्सेस, मैक्सिमाइज द रिविजन। वही हमें करना है, रिसोर्सेस कम रखना है, बुक में जितना है वही पढ़ना है, पर बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किसी भी कोने से आ जाए सवाल हम कर सके। तो देखो थ्योरम 6.5 6.4 का उल्टा है। 6.4 क्या बोलता था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल दो लाइंस के अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके इंटरनल पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंटरी होंगे। वैसे अगर किसी ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइन से अगर पास कर रहा है अगर और उसके इंटरनल पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंटरी हैं तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम थोड़ा इंट्रो देके नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करें। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन इन योर कॉपी, और इसको याद करो, इससे एमसीक्यू डायरेक्ट थ्योरम से आ जाएगा। इस बार पहले बार उतना एमसीक्यू नहीं आता था तो थ्योरम बस लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोसीजर करने में यूज होता था, पर इस बार डायरेक्ट थ्योरम लिख देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, एमसीक्यू दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और अच्छे से याद भी करना शुरू कर दो। तो देखो थ्योरम 6.6 और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाऊंगा अभी, तो मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइन्स जो किसी सेम लाइन से, मतलब मान लो मैं किसी एक बंदे से पैरेलल हूं और भी कोई एक बंदा उस बंदे से पैरेलल है, तो हम तीनों बंदे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यही बोलता है सीधा सीधा, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया है, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अभी एग्जांपल में सवाल करेंगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे हमें गिवन है कि PQ इज, ये डबल जो डंडा होता है ना, इसका मतलब होता है पैरेलल। PQ इज पैरेलल टू RS, PQ RS दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हमें गिवन है कि एंगल QXM इक्वल्स टू 135 डिग्री QXM। और हमें और एक चीज गिवन है कि एंगल RYM इक्वल्स टू 40 डिग्री, RYM इक्वल्स टू 40 डिग्री। और हमें बोला है फाइंड एंगल XMY, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करो बोला है, ये वाला। चलो निकालते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ थ्रू M। तो हमने क्या किया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो M के थ्रू पास करे और PQ के साथ पैरेलल हो। तो चलो ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं।
तो ड्रॉ कर दिया डॉटेड लाइन। ये तुम एग्जाम में जैसे भी करो चलेगा, ऐसा नहीं कि पैरेलल ही दिखना चाहिए, बस डॉटेड कर देना ताकि एग्जामिनर को ये लाइन लिख दोगे तो पता चल जाए। हो गया? तो इसको ए और इसको बी नाम दे दो। चलो ये लाइन सेगमेंट है मान लो, क्योंकि लाइन बहुत एक्सटेंड करता है ना, लाइन सेगमेंट है तो बहुत आसान हो जाएगा। या फिर लाइन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एम के थ्रू पास कर रहा है, क्लियर है? तो यहां पे पी क्यू पैरेलल टू ए बी है। थ्योरम क्या बोलता है? ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है, या फिर बोल सकते हो पी क्यू ए बी के साथ पैरेलल है और वही पी क्यू आर एस के साथ भी पैरेलल है। तो यही सेम लाइन के साथ ए बी भी पैरेलल है और आर एस भी पैरेलल है। और यहां पे बोला है लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन, तो सेम लाइन पी क्यू है और दो लाइन्स व्हिच आर कौन कौन है? ए बी है और आर एस है, आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्योंकि ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है और आर एस भी पी क्यू के साथ पैरेलल है, तो उससे बाय थ्योरम हम बोल सकते हैं ये बात कि ए बी इज पैरेलल टू आर एस। यही थ्योरम का यूज था। अब ये पैरेलल हो गया, मतलब आंसर यूं निकलेगा। देखो ये जो एंगल है एम एक्स क्यू या फिर क्यू एक्स एम, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल इंटरनल अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? एक्स एम। एंगल क्यू एक्स एम इक्वल्स टू एंगल एक्स एम ए। क्यों भाई? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या फिर सिर्फ अल्टरनेट एंगल लिखने से भी होगा। मैं अल्टरनेट एंगल सिर्फ लिख दे रहा हूं, तुम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो। तो ये वाला एंगल मिल गया हमें 135 डिग्री। और हमें पता है कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टोटल एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। समझ गए? तो क्योंकि ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, ये 135 हमें मिल गया है। दिस इंप्लाइज एंगल एक्स एम बी, एक्स एम बी। तो हम क्या करेंगे? 180 से कितना माइनस कर देंगे? ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये एंटायर को, ये हाफ सर्किल को, सेमी सर्किल को 180 डिग्री हो रहा है। इससे एक्स एम ए काट देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स एम बी। दिस इंप्लाइज 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल्स टू ये चला आएगा करीबन 45 डिग्री। मिल गया? अब देखो यहां पे 40 डिग्री है, ए बी आर एस के साथ पैरेलल है और ये 40 का अल्टरनेट एंगल, ये आर वाई एम का एंगल, आर वाई एम का अल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा वाई एम बी। वाई एम बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों भाई? इंटीरियर अल्टरनेट, या फिर सिर्फ अल्टरनेट भी लिख सकते हो। बस एग्जामिनर को समझाना है कि तुमने इक्वल कैसे किया। डायरेक्ट मत लिख देना, ये एक लिखना, अल्टरनेट एंगल वाले लिख देना या फिर सिर्फ इंटरनल अल्टरनेट लिख देना, पर लिखना इस बार तो एमसीक्यू है, लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकाल के तुम्हें डालना होगा। मैं यहां पे तुम्हें बता दे रहा हूं क्योंकि पीरियडिक टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, वहां पे तो पूछेंगे टीचर्स, इसलिए बता दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। और वहां पे भी कोई गलती, क्योंकि इस बार अगर मान लो एग्जाम नहीं हुआ, कोविड का कुछ भरोसा नहीं है, मान लो अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे इंटरनल के मार्क्स का वेटेज भी रहने वाला है, तो उसको तुम्हें वैसे मजाक में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। तो देखो आर वाई एम और वाई एम बी कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल है 40 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई हमें मांगा था ना, तो एक्स एम वाई क्या होगा? एंगल एक्स एम बी प्लस वाई एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, जो आंसर है और हमें मिल गया है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, या फिर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स स्टडी थ्योरम 6.7, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एक ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। मान लो ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है।
इसलिए डिनोट कर दिया। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये बहुत तरीके में यूज होता है, बहुत से क्वेश्चन में यूज होता है। तो इसके बाद इसका प्रूफ पढ़ाऊंगा दो, उसके बाद और एक लास्ट थ्योरम है और 2-4 न्यूमेरिकल करने के साथ एंड करेंगे चैप्टर को। सो इसको पहले नोट करो, अच्छे से जान लो कि कोई भी ट्राइंगल हो, वो राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, उसकी 3 साइड का समेशन, 3 साइड नहीं, 3 साइड के फ्रंट वाले एंगल या फिर तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जो नोट करने लायक पॉइंट है। सो बिफोर आई मूव टू द प्रूफ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो थ्योरम पढ़ लिए, प्रूफ कर दिए। तो प्रूफ क्या करना है, एक ट्राइंगल मान लो है तो उसके तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे ट्राइंगल एबीसी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो पीक्यू, ऐसे डॉटेड बना देता हूं इसको, ऐसे थोड़ा डॉटेड टाइप का, ताकि तुम्हें पता चल सके कि ट्राइंगल पहले से था, हमने बाद में लाइन ड्रॉ की है पीक्यू जो बीसी के साथ पैरेलल है। पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। हो गया। अब देखो यहां पे कुछ कुछ दिख रहा होगा तुम्हें प्रूफ के सोर्सेस, तो मैं दिखा देता हूं, नहीं दिख रहा है तो यहां पे और एक एंगल बना और यहां पे भी और एक एंगल बना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल फॉर साइड PQ पैरेलल टू BC, फॉर साइड PQ पैरेलल टू BC, AB इज ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि AB वो लाइन है जो BC लाइन को भी और PQ जो कि दो पैरेलल लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ट्रांसवर्सल है। और हमें पता है यहां पे ट्रांसवर्सल आ जाने पर कोरेस्पोंडिंग एंगल निकलेगा, अल्टरनेट एंगल निकलेगा। समझ पा रहे हो ना? तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, PAB, एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ABC जो कि एंगल B है कि नहीं है? कैसे है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है। अब देखो और एक चीज मैं प्रूव कर सकता हूं, अगर PQ और BC दो पैरेलल लाइंस हैं तो AB तो ट्रांसवर्सल है पर AC भी एक ट्रांसवर्सल है, दूसरी तरफ है पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उसको अगर मानेंगे ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल, तो एंगल QAC एंड एंगल ACB विल बी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल QAC इक्वल्स टू एंगल ACB। ये कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये दोनों भी इक्वल। तब देखो ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? हमने बोला ना, हमने ड्रॉ किया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो PQ जो एंगल है, एंगल PQ 180 डिग्री है। और एंगल PQ कैसे बन रहा है? एंगल PAB, एंगल BAC, एंगल CAQ को जोड़ के। एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल कौन सा? QAC। अरे यही तीन एंगल तो जुड़ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला जुड़ जाने पर ये एंटायर एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बड़ा वाला जो कि 180 डिग्री होगा। समझ गए? तो यहां पे हमने देखा था कि PAB किसके साथ इक्वल है? ABC। तो PAB की जगह मैं ABC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस BAC को BAC रहने दो, BAC प्लस एंगल QAC की जगह ACB लिख सकता हूं, ACB। तो एंगल ABC कौन सा है? ABC मतलब एंगल B प्लस एंगल BAC कौन सा है? एंगल A ऑफ द ट्राइंगल प्लस एंगल ACB या फिर एंगल ACB कौन सा है? एंगल C। तो इनका समेशन कितना निकला? 180 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था और मैंने कर दिया। समझ गए? क्लियर है फंडा? आसान प्रूफ था। नेक्स्ट वी विल मूव टू सम क्वेश्चन बिफोर दैट, और एक थ्योरम है अभी भी। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
Theorem 6.8. If a side of triangle is produced, then the exterior angle formed is equals to sum up to interior opposite angle. तो यहां पे बोला गया है किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी साइड, मान लो एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें कोई भी साइड, चलो मैं बीसी को लेता हूं, प्रोड्यूस कर देता हूं, मतलब क्या, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, वही स्ट्रेट पूरा, कुछ चेंज नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रेट ही बीसी को मैंने थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर, तो मान लो इसको एक पॉइंट दे देता हूं P, एक्सटीरियर एंगल एक फॉर्म हुआ है एंगल ACP, ये वाला एंगल, तो वो जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज इक्वल्स टू सम अप, वो दो एंगल के सम के साथ इक्वल है, कौन से एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ACP का अंदर वाला एंगल कौन सा है, BCA इंटीरियर, इसके ऑपोजिट मतलब इसके ऑपोजिट तरफ, इसके सामने बोल सकती हो, वो एड्रेस में दिया होता है ना, इन फ्रंट ऑफ या फिर ऑपोजिट टू द मेन ऑफिस, या फिर वैसा एड्रेस जो होता है, ऑपोजिट मतलब सामने, समझ गए यहां पे। तो ये ACB जो है, ये जो ACB है इसका ऑपोजिट मतलब ये वाला एंगल इंटीरियर में और ये वाला एंगल, तो थ्योरम बोलता है कि एंगल ACP विल बी इक्वल्स टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC। समझ गए, हलवा सवाल था, हलवा थ्योरम था, इससे रिलेटेड अभी एग्जांपल कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो गया, समझ गए। अगर किसी भी साइड को, मान लो मैं कौन से साइड को, ये मान लो मैं ये वाले साइड को एक्सटेंड करता, कौन से, ये जो है ना ABC में BA वाले साइड को या फिर AB वाले साइड को बोल सकते हो, तो BA को एक्सटेंड करने पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा फॉर्म हुआ, तो ये मान लो नाम दे दिया Q, तो एंगल फॉर्म हुआ CAQ, एंगल CAQ, और वो किसके साथ इक्वल होगा, इंटीरियर, इंटीरियर ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल B प्लस एंगल ACB, और B मतलब एंगल ABC जो है, समझ गए। इसका एग्जांपल करते हैं, अभी यूं समझ जाओगे और अच्छे से क्लियर हो जाओगे कि कैसा सवाल पूछा जा सकता है। सो बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ये थ्योरम सबको याद करते चलो, कहीं पे भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि इस बार पेपर MCQ रिलेटेड है, तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी बन जाता है इस बार। थ्योरम याद करो और उससे जो सवाल बन रहा है वही, ज्यादा लंबा सवाल आने के चांसेस कम है क्योंकि इस बार MCQ है। तो देखो क्वेश्चन बोलता है इन द फिगर, ये जो ड्रॉ किया गया फिगर है ट्राइंगल वाला, इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, जो ये QT है ये PR के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एंगल TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल TQR ये 40 डिग्री है, और एंगल SPR इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, SPR 30 डिग्री है, तो हमें बोला है ये X और Y का वैल्यू फाइंड करो। तो कुछ खास सवाल नहीं होगा, तुम्हें ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पर चलो मैं अपर्चर एडजस्ट कर देता हूं तुम्हारे लिए, हो गया होगा, अभी ठीक ठाक दिख रहा है, उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ अभी दिख रहा होगा। तो देखो ये जो फिगर है इसमें XY फाइंड करना है, तो अगर इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, TQR ये वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल कौन कौन से, एक ये 40 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, दूसरा X, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में, और हमें पता है तीनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज X इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो X का वैल्यू हमें मिल गया, X का वैल्यू हमें मिल गया, दिस इंप्लाइज, क्योंकि हमें X का वैल्यू मिल गया है तो इससे हम एक चीज पता लगा सकते हैं कि Y कितना होगा, कैसे, तो देखो फॉर ट्राइंगल PSR, फॉर ट्राइंगल PSR, ये वाला ट्राइंगल PSR में
ये RS साइड एक्सटेंड किया गया है इसलिए y एंगल निकला, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो y का समेशन किनके साथ इक्वल होगा? इंटीरियर दो ऑपोजिट एंगल के साथ, मतलब 30 प्लस x इक्वल्स टू 30 प्लस 50 इक्वल्स टू 80 डिग्री, जो कि आंसर होगा। तो y का वैल्यू 80 डिग्री और x का वैल्यू 50 डिग्री, हमें जवाब मिल गया। और क्या ये सही जवाब है? हाँ बिल्कुल ये सही जवाब है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। यही थ्योरम, उसका एप्लीकेशन, टाइम मिलता है, ज्यादा सवाल करने हैं बुक में जाओ, एग्जाम्पल निकालो, छोटे मोटे क्वेश्चन सारे खत्म कर दो, जितने भी एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चन है खत्म करो, और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम बन जाओगे लायक 95 प्लस फोड़ने के आसानी से। और हमारा तो सीरीज वैसे भी चल रहा है कि हमने 10 घंटे के अंदर क्लास 10 का साइंस खत्म किया और 10 घंटे के अंदर क्लास 10 का मैथ कंप्लीट, मतलब 20 घंटे में मैथ साइंस टोटल टर्म वन सिलेबस खत्म। ये हमारा टैलेंट है। लाइन बाय लाइन लेक्चर वीडियो है, डिटेल एक्सप्लेन, वही सीरीज तुम्हारे 9th क्लास के लिए भी बहुत जल्द आ रहा है। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टर्म चैप्टर, इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, क्योंकि ये चैप्टर हो गया है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा नोट करने के लिए आसानी बना दे रहा हूं, ये वोल्टेज इशू की वजह से ये सब हो रहा है।